रात के खाने पर मैं ताहिर का इंतजार कर रही थी। इन्होंने मुझसे कहा था कि आज वो हैदराबादी बिरयानी खाएंगे और फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। कह रहे थे कि हफ्ते भर की बातें तुमको बताना है। मैं भी खाना पकाकर तकरीबन तैयार कर चुकी थी कि ताहिर बैरूनी कमरे से अंदर दाखिल होते दिखाई दिए। उनके हाथ में काले रंग का तकिया था और वो बड़े पुरजोश अंदाज में किचन की तरफ आ रहे थे। उनको देखकर मैं भी खुश हो गई कि यकीनन कोई अच्छी खबर लाए होंगे। वो किचन में आकर इधर उधर देखते हुए बोले, अंदाजा करो कि आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? मैंने उस तकिए की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए सोने की चीज लाया हूँ। मैं समझी कि वो कोई हार या फिर सोने की अंगूठी होगी, मगर ताहिर का मतलब वो तकिया था जो इन्होंने हाथ में उठा रखा था। मैं हंस पड़ी। इसकी क्या जरूरत थी? घर में तो बहुत सारे तकिए हैं। नहीं, तुम नहीं समझोगी, ये खास तकिया है। क्या है? इस पर सोते ही तुम्हें इस कदर गहरी नींद आएगी कि तुम सारी परेशानियां भूल जाओगी। मुझे कोई परेशानी नहीं तुम्हारे साथ रहते हुए, मैंने शौक लहजे में कहा। हाँ हाँ जानता हूँ, तुम्हारा मैकर ससुराल मैं ही हूँ। वो भी हंसकर बोला। मैंने जल्दी से खाना लगाया, फिर हम दोनों बातें करने लगे। खाने के बाद हम लोग चहलकदमी करने घर से थोड़ी देर बाहर चले गए। ताहिर ने मुझे बताया कि हमारा कारोबार बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और बहुत जल्द हम घूमने फिरने किसी अच्छी जगह पर जाएंगे। ताहिर की बात बहुत खुशगवार थी क्योंकि मैं कई दिन से बाहर नहीं गई थी और मेरा दम घुट रहा था। ताहिर ने मुझसे वादा किया कि वो जल्द ही मुझे घुमाने ले जाएंगे। रात काफी हो गई थी। बातें करते करते हमें 11 बज चुके थे। हम लोग घर आए। मैं थक चुकी थी। मैं अमूमन बाहर न जाती, लेकिन जब भी जाती तो मुझे नींद बहुत अच्छी आती। मैं सोने के लिए लेट गई, लेकिन अभी तक मुझे सोए हुए 10-15 मिनट ही हुए होंगे कि ताहिर ने मुझे झंझोड़कर जगा दिया। क्या कर रहे हो? कोई बात है क्या? मैंने पूछा। इतनी सारी बातें तो करके आए हैं। मेरी बात पर वो मुस्कुराकर बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए जो तोहफा लाया था वो तो दिखाना ही भूल गया, इसीलिए तुम्हें जगाया है। मैंने इतनी मेहनत से लाया और तुम यूं ही देखे बिना सो गई। ताहिर ने खफकी से कहा, अच्छा दिखाएं, क्या लाए हैं? उसने वही काले रंग का तकिया मेरी तरफ बढ़ाते हुए बड़े प्यार से कहा, ये तुम्हारे लिए लाया था, तब तुम इसी पर सोना। अगर मैंने तुम्हें किसी और तकिए पर सोते देखा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। ये क्या बात हुई? एक तो तुम इतना अजीब सा तोहफा लाए हो और ऊपर से ये इस्तेमाल करने का भी कह रहे हो। जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं इसे अच्छी तरह देख लूंगी, अभी सोने दो। नहीं नहीं, तुम तब तक नहीं सो सकती जब तक तुमने ये तकिया नहीं रखा। इसे अपने सर के नीचे रखो। ताहिर की बात सुनकर तकिया सर के नीचे रखना पड़ा और वाकई ऐसा ही हुआ। हालांकि मेरी नींद जब खुल जाती तो दोबारा ना आती थी, मगर इस तकिए पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। रात भर की नींद मुकम्मल करके जब मैं उठी तो सुबह के 10 बज रहे थे। घड़ी पर वक्त देखकर मैं परेशान हो गई। मैं इतना लेट कभी नहीं उठती थी, हमेशा फजर के वक्त जागा करती थी, मगर आज तो मुझे बहुत देर हो गई थी। मैंने सोचा कि ताहिर ऑफिस चले गए होंगे, लेकिन किचन से खाने पकाने की आवाजें आ रही थीं। मैं बाल बांधती, स्लीपर पहनती बाहर आई तो ताहिर नाश्ता बनाकर किचन से निकल रहे थे। हमेशा की तरह उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बेगम, नाश्ता तैयार है। इन्होंने बड़े ही खुशामदी लहजे में कहा तो मैं हंस पड़ी। आप क्या सुबह सुबह नाश्ता बनाने लगे? हैरत से मैंने पूछा था। इसलिए कि मैंने सोचा तुम लेट हो गई हो, तुम्हारे लिए कुछ खाने को ही बना दूं। अब से मैं तुम्हारी खूब खिदमतें किया करूंगा। ताहिर का ये अंदाज अजीब सा। इससे पहले वो काफी लापरवाह हुआ करते थे, मगर अब उन्हें मोहब्बत निछावर करता देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। हमने टेबल पर बैठकर साथ नाश्ता किया और वो मुझे बातें बताते रहे। कहने लगे, अगले हफ्ते तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम पागल हो जाओगी। उनकी बातें ऐसी ही होती थीं, मगर हमेशा वो कोई न कोई खुशखबरी सुनाया करते थे। मैं बेसब्री से अगले हफ्ते का इंतजार करने लगी। ये सोमवार का दिन था। दिन के 4 बजे थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो ताहिर बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनकी खुशी देखने लायक थी। उनके हाथ में खाकी रंग का लिफाफा था। सोचो तो मैं क्या लाया हूँ। टिकट लाए होगे? मैंने हस्बे तवक्के पूछा। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। हम 15 दिन के लिए खागान नारायण जा रहे हैं। मैं इन दिनों को यादगार बनाना चाहता हूँ। तुम अच्छे अच्छे कपड़े निकाल लेना। हम घूमेंगे फिरेंगे
और खूब तस्वीरें भी बनाएंगे। देखो मैं क्या। ताहिर ने मुझे कैमरा दिखाते हुए कहा। तो मेरी खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि मैं तस्वीर बनाने की बहुत शौकीन थी और यादगारें इकट्ठी करना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसके अलावा ताहिर ने मुझे ढेरों शॉपिंग करवाई। रात को हम पैकिंग कर रहे थे कि इन्होंने एक मखमली सा तकिया मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक और तोहफा लाया हूँ। ये क्या है ताहिर? मैंने तंग आकर कहा। तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? पसंद तो आया, लेकिन तुम क्या मुझे रोज तकिए तोहफे में देते रहते हो? मैं चिढ़कर बोली। तुम्हें नहीं पता इसमें तुम्हारे लिए क्या क्या छुपा है? वो राजदारी से बोला। अच्छा, क्या इसमें तुमने वाकई कोई सोने की चीज रखी है? मैं तकरीबन तकिया उधेड़ने ही लगी थी कि इसने मुझे रोक दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैंने बहुत प्यार से लाया है। अब तुम अगर इसे ठुकराओगी तो मुझे बहुत दुख होगा। ताहिर ने जज्बाती लहजे में कहा। तो मैंने वो तकिया भी टैची केस में रख दिया। ठीक है ताहिर, हम इसे साथ ले जाएंगे। मैं वहां जाकर इसी पर आराम करूंगी, होटल का तकिया इस्तेमाल भी नहीं करूंगी। अब खुश? मैंने कहा तो वो बच्चों की तरह खुश हो गया। हाँ, बहुत खुश। बस तुम मेरा दिया हुआ तोहफा कबूल किया करो, चाहे वो जैसा भी हो, ताहिर ने कहा। और फिर हमने पैकिंग मुकम्मल की और अपने घर के बाहर आकर गाड़ी में बैठ गए। ताहिर ड्राइव करने लगे। हमें तकरीबन 8-10 घंटे मुसलसल ड्राइव करने के बाद अपनी मंजिल देखना नसीब हुई थी। ये तकरीबन सुबह के 8 बजे थे जब हम लोग खूबसूरत कागान की वादियों में पहुंच गए थे। यहाँ जाकर हमने एक होटल बुक किया और अपना सामान वगैरह रखकर नाश्ता ऑर्डर किया। नाश्ता आया तो मेरी भूख जोरों पर थी। हमें नींद भी बहुत आ रही थी, सारी रात सफर में गुजरी थी। नाश्ता करने के बाद ताहिर बोले, आओ जरा बाहर वॉक करते हैं। मैंने कहा, ताहिर हम रात के थके हुए हैं, अभी सो जाते हैं, फिर उठकर घूमने फिरने जाएंगे। अभी तो हमारे पास 15 दिन पड़े हैं। मैंने लापरवाही से कहा और सोने के लिए लेटी ही थी कि ताहिर फिर चौंक पड़ा। अरे अरे, क्या कर रही हो? तुम वो तकिया रखना भूल ही गई। ताहिर ने मुझे एक बार फिर याद दिलाया। ताहिर, एक तोहफा देना अच्छी बात है, लेकिन तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। मैंने हंसते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे तकिए पर ही आराम करूंगी। मैंने कैची केस से वो तकिया निकाला जिसका रंग गहरा गुलाबी था और उसे अपने सर के नीचे रखकर सो गई। मेरी आंख दिन के तकरीबन 4 बजे खुली थी। मुझे बहुत सख्त हैरत हुई, क्योंकि मैं अमूमन इतनी देर सोया नहीं करती थी। खैर, मैंने उठकर हाथ मुंह धोया और ताहिर का इंतजार करने लगी। वो थोड़ी ही देर में कमरे में दाखिल हुए। उनके पास बहुत सारे ताज़ा फल मौजूद थे। ये क्या है? मैं अपनी बात भूलकर बोली। अपनी बीवी के लिए कागान की वादी लेकर आया हूँ। वो हमेशा की तरह चहक कर बोला। अच्छा ठीक है, पहले नाश्ता करें या ये ताज़ा फल खाएं? मैंने कहा, नाश्ता तो मैं कर आया हूँ, अब तुम्हारी बारी है। तुम सो रही थी, मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा, इसीलिए जरा बाहर वॉक करने गया था। बाहर इस कदर खूबसूरती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। हम तो रात को आए थे, इसलिए ज्यादा देख नहीं पाए, और फिर यहाँ तो उस तरह रोशनी भी नहीं थी जैसे शहरों में होती है, इसीलिए हमने इस वादी की खूबसूरती को महसूस नहीं किया। वो बोले तो मैं भी पुरजोश हो गई। हाँ, बस मैं नाश्ता करती हूँ, फिर घूमने चलते हैं। अभी मगरिब होने में तकरीबन 2 घंटे बाकी हैं। ताहिर ने मुझे घड़ी पर देखते हुए बताया। हम काफी जगह घूम सकते हैं, गाड़ी तो अपनी है ना? याद है जब हम पहले आए थे, हमारे पास अपनी गाड़ी भी नहीं थी। ताहिर ने हसरत भरी निगाहों से मुझे देखकर कहा। हाँ, लेकिन अब हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। मैं और वो ममनून निगाहों से मुझे देखते हुए नाश्ते के लिए जाने लगा। ताहिर की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि वो कमरे में किसी वेटर वगैरह को नहीं आने देते। नाश्ता लाना होता तो खुद ही कमरे से बाहर जाते। मुझे उनकी ये आदत अच्छी लगती थी। थोड़ी देर बाद वो नाश्ता लेकर आए। मैंने 2-4 निवाले खाए। मेरी तबीयत बोझल हो रही थी। फिर मैं और ताहिर बाहर घूमने फिरने चले गए। तकरीबन 2-3 घंटे घूम फिर कर जब हम वापस कमरे में आए तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। हालांकि हम इतनी खूबसूरत वादी में घूमने फिरने आए थे, मगर उसके बावजूद भी मेरी तबीयत बोझल सी हो रही थी। किसी चीज में दिल नहीं लग रहा था। ताहिर ने इस बात को मेरा वहम करार दिया। बोले कि तुम 1-2 दिन में ठीक हो जाओगी, हम पूरे 15 दिन यहाँ हैं, कौन सा किसी बात की जल्दी है। अगर तुम्हें इस बार अच्छा न लगा तो मैं किसी और मुल्क तुम्हें ले जाऊंगा,
वहाँ जाकर जरूर तुम जिंदगी को यादगार बनाओगी। ताहिर की बातें खत्म नहीं होती थीं, मगर मेरी तबीयत वाकई खराब थी, इसलिए मैंने मजीद घूमने फिरने और बाहर जाने से इनकार कर दिया। ताहिर बोले, मैं बड़े अरमानों से तुम्हें लेकर आया था, अब तो हमें 15 दिन से पहले यहाँ से नहीं जाना। चाहे तुम बीमार ही रहो, हम 15 दिन यहीं गुजारेंगे। ऑफिस से मैं बार बार छुट्टी नहीं कर सकता। वो रात उसी तरह गुजर गई। मैं ज्यादातर सोई रही, मुझे नींद आ रही थी। मैं बार बार अपनी तबीयत की खराबी के बायस ताहिर को बाहर खाने के लिए भेजती, तो कभी दवा लाने। बिलाखिर एक दिन मैंने ताहिर से साफ कह दिया कि अब हम यहाँ और नहीं रह सकते, मुझे घर चलना है। ताहिर ने भी मेरी बात पर हाँ में सर हिलाया था। कहने लगे, मैं शाम तक कुछ बंदोबस्त करता हूँ। मैं अपने कमरे में ही थी जब ताहिर ने बताया कि वो बाहर कुछ जरूरी काम से जा रहे हैं। मैं आराम से सो गई। मुझे फिक्र नहीं थी, क्योंकि ताहिर अक्सर ज्यादा देर के लिए कहकर बाहर जाते थे, मगर सोने के बाद भी घंटे उठकर गुजार दिए, ताहिर कमरे में नहीं आए। मुझे परेशानी होने लगी कि वो कहाँ गए हैं। मैंने होटल के मैनेजर से पूछा। वो कहने लगा कि वो 1-2 घंटे तक आ जाएंगे, हमें बता कर गए थे, तो अगर आप उनका पूछे तो आपको बता दें कि परेशानी की कोई बात नहीं। मैं अपने कमरे में वापस आ गई, ताहिर का इंतजार करने लगी। मजीद 2 घंटे गुजर गए, मगर ताहिर तो न आए। मैं बार बार उनका नंबर डायल करने लगी, मगर उनका फोन बंद था। इसी तरह मायूस बैठी हुई थी कि मुझे होटल के एक वेटर ने आकर बताया कि ताहिर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैं अपने कमरे से उठकर बाहर गई। हैरत की बात थी कि ताहिर मुझसे मेरे फोन पर बात करने की बजाय होटल के ऑपरेटर पर मुझसे बात कर रहा था। लेकिन उन्होंने जो खबर सुनाई मेरे लिए बहुत हैरतनाक थी। बोले कि मुझे कोई अचानक काम पड़ गया है, तुम ऐसा करो, फलां गाड़ी पर बैठो और खुद ही घर चली जाओ। मैं इस वक्त नहीं आ सकता। घर आकर तुम्हें सारी तफसील से आगाह करता हूँ। बात हम दोनों के फायदे की है, इसलिए ज्यादा वावेला मत मचाना। मैं घर आकर तुम्हें मुकम्मल बात बता दूंगा। ताहिर ने इस कदर उजलत में फोन काटा कि मैं हेलो हेलो करती ही रह गई। इन्होंने मेरी कोई बात न सुनी और मजबूरन मुझे होटल के अमले को कहना पड़ा कि अब किराए वगैरह की अदायगी के बाद मुझे बाहर सड़क तक छोड़ आए। इन्होंने मेरी मदद की और यूं मैं होटल के अमले की मदद से एक लोकल गाड़ी पर बैठकर घर आ गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोच नहीं सकती थी कि ताहिर इस कदर लापरवाही से काम लेंगे। इस कदर वीरान इलाके में मुझे अकेला छोड़कर उन्हें आखिर ऐसा कौन सा काम आन पड़ा था जो मुझसे भी ज्यादा अहम था। मैं घर आई तो घर के दरवाजे पर ही मुझे अजीब सा महसूस हुआ। अंदर अपने कमरे तक गई तो मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरे कमरे में लातादाद मक्खियां छोटी छोटी चुन उधर रेंग रही थीं। या खुदाया, ये क्या माजरा है। मैं डरकर पीछे हटी। देखा तो कमरे में मक्खियां मेरे तकिए के इर्द गिर्द मंडला रही हैं। वो जो तकिया मुझे ताहिर देकर गए थे, उसके पास ही सारी चूंटियां और मक्खियां वगैरह जमा हुई थीं। मुझे तो मक्खियों चूंटियों से बहुत डर लगता था। मैंने अपनी काम वाली माई का इंतजार किया। शाम के तकरीबन 3 बजे वो मुझे ही देखकर मेरे घर दाखिल हुई थी, क्योंकि उसे सुबह सुबह मेरी आमद की इत्तला मिल चुकी थी। वो आई तो मैंने उसे अपने कमरे साफ करने का कहा। उसने मुझे आकर बताया कि सारी मक्खियां चूंटियां वगैरह उस तकिए पर जमा हुई थीं जिसका काला रंग है और साइज में भी कतरे छोटा है। मैंने उसकी बात पर गौर किया तो मुझे याद आया कि ये तकिया तो मुझे ताहिर ने दिया था। उसके करीब ही सारी मक्खियां चूंटियां थीं। बहरहाल अब वो धो चुकी थी और अब मेरा कमरा काफी बेहतर लग रहा था। मैंने ताहिर का इंतजार करना शुरू कर दिया, क्योंकि घर की हालत भी ऐसी थी कि मुझे डर लग रहा था। चूंटियां और मक्खियों का मेरे कमरे में जमा होना एक अजीब सी बात थी। ताहिर का इंतजार करते करते रात हो गई, मगर इन्होंने फोन नहीं किया। यहाँ तक कि मैं अपनी परेशानी में घुल घुल कर रोने लगी, मगर ताहिर की कोई खैर खबर नहीं थी। करते करते सुबह हो गई। बड़ी मुश्किल से मुझे फजर के करीब नींद आई होगी। 1-2 घंटे सोकर मैं दोबारा उठ गई। ताहिर को फोन करने लगी, मगर उनका नंबर बंद था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक कर उठी कि शायद ताहिर घर आ गए हों। खुशी खुशी जाकर दरवाजा खोला तो सामने 2 हट्टे कट्टे अफराद खड़े थे। उनकी मूंछें ही खौफनाक थीं और वो मुझे कुछ बताना चाह रहे थे, जिसे सुनकर मेरी परेशानी में और इजाफा हो गया। हर कोई मेरे शौहर की गैर मौजूदगी का फायदा उठा रहा था। कहने लगे
کہ آپ کو اس گھر سے نکلنا ہوگا، کیونکہ یہ گھر اب آپ کا نہیں بلکہ ہماری ملکیت ہے۔ انہوں نے مجھے کاغذات دکھاتے ہوئے کہا۔ مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آیا، ایک لمحے کے لیے بھی میں حیران نہیں ہوئی، کیونکہ ایسے فراڈیے آج کل شہر بھر میں گھوم رہے تھے۔ میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ اگر وہ لوگ یہاں سے نہ گئے تو میں پولیس کو بلوا لوں گی۔ وہ کہنے لگے، ہم بھی قانونی کارروائی ہی چاہتے ہیں، اگر پولیس آئے گی تو اور اچھا ہوگا، کیونکہ یہ مکان بک چکا ہے اور اسے آپ کے شوہر طاہر نے ہمارے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ یہ مکان میرے ابا نے مجھے دیا تھا، میں ایک امیر باپ کی بیٹی تھی اور ہمیشہ سے میں لاڈلی رہی۔ ابا نے مجھے مرتے ہوئے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری مرضی کے بغیر طاہر یہ مکان بیچ سکیں۔ ویسے بھی وہ کیسے بیچ سکتے تھے جبکہ میرے انگوٹھے کی ضرورت ہر جگہ پڑتی تھی اور میرے دستخط ہونا بھی ضروری تھے۔ خیر میں نے ان لوگوں کو اس وقت کے لیے مہلت مانگی، کہا کہ آپ مجھ سے ایک دن بعد آ کر پوچھیں، میں سارے معاملات آپ کو بتا دوں گی۔ وہ ایک دن کے بعد وہ اس گھر پر قبضہ کرنے آئیں گے۔ میری پریشانی کی انتہا نہ تھی، ادھر طاہر جواب نہ دے رہے تھے اور یہ لوگ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں طاہر کا انتظار کرنے کی بجائے اپنے کسی رشتہ دار سے کہتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ طاہر کسی مصیبت میں پھنس گئے ہوں اور ان کی وجہ سے مجھے بھی کوئی تنگ کر رہا ہو۔ مگر اس سب کی نوبت ہی نہیں آئی۔ شام کے 7 بجے طاہر نے خود مجھے کال کی۔ اسکرین پر ان کا نمبر جگمگاتا دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے فون اٹھایا تو طاہر کی سرد آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، مجھے معاف کر دینا، میں جولیا کو بہت پسند کرتا ہوں۔ 1 مہینہ پہلے میں ایک بزنس ٹرپ پر گیا تھا، جہاں پر وہ مجھے ملی تو میں دنیا مافیا کو بھول گیا، مجھے تمہاری صورت تک یاد نہ رہی۔ میں مانتا ہوں کہ میں دل پھینک ہوں، لیکن تم مجھے معاف کر دو، کیونکہ اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ مکان وغیرہ بیچ کر میں آ چکا ہوں، تمہاری بدتمیزی سے تنگ ہوں۔ تم مجھے اپنے باپ کا نوکر سمجھتی ہو، جبکہ میں ایک آزادانہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ طاہر نے یہ کہہ کر فون کر دیا اور میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اسی وقت سوچنا شروع کر دیا کہ اس سب کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ بالآخر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے وہ ساری کال جا کر کال سینٹر سے ریکارڈ کے ذریعے نکلوا دی تھی۔ بنا کسی کو بتائے میں نے طاہر پر مقدمہ دائر کر دیا۔ طاہر تو سب کچھ بیچ کر امریکہ جا چکے تھے۔ ان کی کورٹ میں حاضری نہ ہوئی تو 1-2 مہینے میں کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، کیونکہ سارے ثبوت میرے پاس تھے۔ جبکہ تفتیش کے دوران یہ بھی ثابت ہو گیا کہ میرا شوہر میرے تکیے پر اسپرے کر کے مجھے نیند کے زیر اثر میرے ہی خلاف استعمال کرتا رہا۔ اس دھوکے کے بعد طاہر نے مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ اس نے سب کچھ جان بوجھ کر کیا، جو کال سے ثابت ہونے کے بعد طاہر کو امریکن ایمبیسی کے ذریعے واپس پاکستان بلوایا گیا، کیونکہ وہ قانونی طور پر ایک مجرم تھے، اور یوں طاہر کو اپنے کیے کی سزا بھگتنا پڑی۔ میں نے طاہر سے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، مگر شاید وہ اپنا آخری حربہ بھی آزمانا چاہتے تھے۔ پیار محبت سے مجھے دوبارہ رام کرنے کی کوشش کی، جس پر میں نے کسی بھی بات میں آنے سے انکار کر دیا۔ آپ بتائیں، کیا ایسے شوہر پر دوبارہ بھروسہ کرنا عقل مندی ہوگی؟ میرے پاس میری دولت جائیداد سب واپس آ